दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीकली शो में बात करेंगे महाराष्ट्र में अभी जो फ़िल्म बहुत धूम मचा रही है और स्क्रीन पर जो बहुत पैसा कमा रही है, उस फ़िल्म के बारे में। जी हाँ, मेरा मतलब छावा फ़िल्म से है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा और इसमें जो बताया गया है, शिवाजी महाराज का पहला बेटा संभाजी, उसको छावा के रूप में प्रस्तुत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत से लोग आदर से देखते हैं और उन पर पहले भी बहुत सारी फ़िल्में बन चुकी हैं। जैसे इसके पहले एक फ़िल्म आई थी छत्रपतींचा छावा, यानी वो छत्रपति महाराज का बेटा, उस प्रकार की फ़िल्म पहले आई थी। अभी ये जो फ़िल्म आई है, पिछले कुछ हफ्तों से धूम मचा रही है, पैसे कमा रही है, साथ में नफ़रत भी फैला रही है। ये फ़िल्म शिवाजी सावंत नाम के एक लेखक की है और ये एक उपन्यास है। याद रखिए, ये इतिहास का सही प्रतिबिंब इसमें नहीं है, ये उपन्यास है। उपन्यास में जैसा हम जानते हैं, लेखक लिबर्टीज़ लेते हैं, लेखक अपनी मर्ज़ी से उनकी जो कल्पना की छलांग होती है, वो इन इतिहास के मुद्दों में डाल देते हैं। तो उनको पूरा-पूरा उसी प्रकार का इतिहास मानना सही नहीं है। जैसे आपको याद होगा, इसके पहले एक फ़िल्म आई थी पद्मावत, पहले उसका नाम पद्मावती था, लोगों ने विरोध किया तो उसका नाम पद्मावत कर दिया और वास्तव में ये फ़िल्म जो थी पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर शासक के रूप में, क्रूर व्यक्ति के रूप में, वहशी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती थी और ये भी कोई ऐतिहासिक चित्रण नहीं था। ये फ़िल्म एक संत के उपन्यास पद्मावत के आधार पे बनी थी। उन संत का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के काल्पनिक व्यक्तित्व को लिया और उसको एक कहानी के रूप में गढ़ा। बाद में ये कहानी गाँव के जो कवि होते हैं, बार्ड होते हैं, उन्होंने जगह-जगह फैलाई और इस फैली हुई कहानी को, जो एक काल्पनिक कहानी थी, अंग्रेज़ इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपने इतिहास में डाल दिया। तो तब से उसको इतिहास कई लोग मानने लगे। खैर, पद्मावत में भी उसी प्रकार की घटना थी और ये शिवाजी सावंत की जो फ़िल्म है, केवल 2-3 पहलुओं पर ख्याल करती है। शिवाजी सावंत का नॉवेल 2-3 पहलुओं पर ही ख्याल करता है और उसमें मुख्य रूप से एक सांप्रदायिक नैरेटिव है, सांप्रदायिक प्रस्तुतिकरण है और दूसरा उसका उद्देश्य था एक तरफ बताना कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बहादुर थे और औरंगज़ेब कितना क्रूर था। अब इसमें क्या सच्चाई है, इसको समझने के लिए पूरा चित्र देखना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये बता दूँ कि छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की स्थापना की और जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो औरंगज़ेब की तरफ से जो दिल्ली का शासक था, जो मुगल दिल्ली सल्तनत को बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ बीजापुर के शासक, ये दोनों परेशान हुए और उन्होंने अपनी फ़ौजें मतलब अलग-अलग प्रकार से शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो कहानी यहाँ से इसलिए शुरू होती है, क्योंकि जब औरंगज़ेब ने अपने ऑफ़िसर जसवंत सिंह को भेजा, शिवाजी को कन्फ्रंट करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, तो उसमें एक संधि हुई, मेरे ख्याल से 1665 में। उसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को एक जो मनसब दिया जाने वाला था, औरंगज़ेब के दरबार में वो दिया जाएगा और बाद में बंधक के रूप में राजा जसवंत सिंह के राजा जय सिंह के यहाँ शिवाजी महाराज की पत्नी और बेटे संभाजी महाराज को बंधक के रूप में रखा जाएगा एज ए होस्टेज। तो इसी के बाद शिवाजी महाराज जब दिल्ली गए औरंगज़ेब के दरबार में हाजिरी लगाने, तो उनके साथ संभाजी भी आए। संभाजी पहले तो ये राजा के दरबार में बंधक के रूप में थे, फिर वो शिवाजी के साथ गए। औरंगज़ेब के दरबार में जो हुआ वो हम जानते हैं। उसके कारण औरंगज़ेब ने शिवाजी को और संभाजी को जेल में डाल दिया। संभाजी उस समय 9-10 साल के होंगे। जेल से छूटकर ये दोनों महाराष्ट्र में फिर से आए। अब यहाँ सबसे पहली बात जो याद रखने लायक है, शिवाजी महाराज ने संभाजी को भी कैद किया था, पन्हाला के किले में। पन्हाला के किले में कैद क्यों किया था? क्योंकि शिवाजी महाराज ने देखा कि उनका बेटा, उसका चरित्र कुछ ढीला है। वो जैसे गोल-गोल कर लिखते हैं, वाइन एंड वुमेन, यानी शराब के प्रति और औरतों के प्रति उसका
काफ़ी लगाव था, उनमें वो डूबा रहता था। बहादुर भी था, अच्छा योद्धा भी था, पर ये बातें भी थी। खैर, तो ये औरंगज़ेब के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मरने के पहले अपने राज्य को 2 भागों में बाँटने की तहरीर रखी, उन्होंने योजना रखी। तो उनका दूसरा बेटा जो राजा राम है, सोयराबाई नाम की पत्नी से जो राजा राम है, वो रायगढ़ को सँभालेगा और पेरिफेरल क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, ये संभाजी महाराज को दिए जाएंगे। इससे संभाजी महाराज काफी नाराज हुए और वो पन्हाला के किले से छूटकर आए, वहाँ के सेनापतियों से लड़कर आए और उन्होंने आकर क्योंकि सोहराबाई ने पहले ही राजा राम को उत्तराधिकारी घोषित करके गद्दी पे बिठा दिया था, तो ये आए और रायगढ़ की गद्दी पर बैठ गए। तो यहाँ राजा राम और इनके बीच में संघर्ष हुआ, वो इनका सौतेला भाई था। इसी बीच और भी बता दूं कि कई बार औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज ने मिलकर भी अभियान चलाया था। किसके खिलाफ? आदिल शाह, जो बीजापुर के बादिल शाह थे, उनके साथ उन्होंने औरंगजेब के साथ मिलकर भी अभियान चलाया था। और दूसरी बात यह है कि औरंगजेब ने भी संभाजी महाराज को एक बार 5,000 का मनसब, ये एक ओहदा होता है राजाओं का ओहदा जो एक सम्राट उनको देता है, तो वो ओहदा दिया था। एक 7,000 का नट या खटपुष्ट भी था, वो भी एक ओहदा था, वो भी इनको दिया था। तो बीच बीच में इनकी दोस्ती भी रही और बाद में जब एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि शिवाजी महाराज से विरोध करके संभाजी महाराज औरंगजेब के एक जो सेनापति थे उनके साथ जा मिले और कुछ दिन उनके साथ थे, पर उनको उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, तो वापस अपने शिवाजी के दरबार में आ गए। खैर, जो मुख्य कहानी होती है वो शिवाजी की मृत्यु के बाद। तो संभाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, उधर से औरंगजेब अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो बीच में संभाजी महाराज ने इनकी सप्लाई लाइन, यानी जो खाना पीना आता है उसकी सप्लाई लाइन में रुकावट लाई। तो औरंगजेब प्रतिक्रिया में, उसको भी अपना राज्य बढ़ाना था, वो दक्षिण को काफी महत्व देता था, क्योंकि अभी तक जो मुगल सम्राट हुए, जो राजपूत राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने राज किया, अभी ये औरंगजेब ने दक्कन, जिसको कहते थे, दक्षिण भारत की तरफ कूच किया और औरंगाबाद में आकर वहाँ से वो अपना सेना का नेतृत्व करने लगे और उन्होंने रायगढ़ के किले को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया और उनकी सेना ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया। अब ये तो इतिहास की बातें हैं जो कई स्रोतों से मिलती हैं। जेम्स लेन की बुक है, ऑल्फ्रेड पुष्के की बुक है, मजूमदार की किताबें हैं, इनमें से ये उल्लेख आते हैं। अब इसमें जो फिल्म में दिखाया गया है औरंगजेब की क्रूरता, उसके बारे में कोई डेफिनेटिव अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट, जो ऐतिहासिक वर्णन है, वो हमें मिलता नहीं है। अब ये कितना सच है, कितना फैंटेसी है उपन्यासकारों की, ये हम नहीं जानते, पर इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होगी और कुछ अतिशयोक्ति भी होगी। और औरंगजेब की सेना ने जब छत्रपति महाराज को पकड़ लिया तो औरंगजेब के सामने लाए। औरंगजेब ने उनका बहुत अपमान किया, उनको जोकर के कपड़े पहनाए, सेना उस पर, औरंगजेब की सेना उन पर हंस रही थी और बाद में उन्होंने एक एक करके उसको बहुत यातनाएं दी और उनकी मृत्यु भी हो गई। अब इसके बाद बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं जिस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख्य रूप से क्या बताया कि एक औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, उसने संभाजी महाराज को धर्मांतरण करने के लिए कहा, संभाजी महाराज ने इसको रिफ्यूज कर दिया और इसलिए उसको यातनाएं दी गई। अब मैं यहाँ 2-3 चीजें आपको रेखांकित कर दूं कि एक बार छत्रपति शाहू महाराज भी औरंगजेब के बंधक थे और राजा जसवंत सिंह के माध्यम से संभाजी जब छोटे थे वो भी उनके बंधक थे। अगर शिवाजी को इस प्रकार का धर्मांतरण करना था तो इन लोगों का धर्मांतरण क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर 2, औरंगजेब के दरबार में जो हिंदू ऑफिसर थे उनकी संख्या 34% थी। ये अथर अली की एक किताब से हमें इसका संदर्भ मिलता है। यानी जितने भी मुगल बादशाह थे सबके दरबार में मुगल राजपूत राजा और दूसरे लोग भी थे जो
गैर मुस्लिम थे, और ये सब संख्या सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के दरबार में थी। अगर औरंगज़ेब इतना कट्टर था धर्मांतरण के लिए, तो उसने इन लोगों का धर्मांतरण क्यों नहीं कराया? नंबर 3, औरंगज़ेब ने करीब यहाँ 50 साल रह चुके, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा। अब वो उसके बारे में ये भी फैलाया गया, मिथ फैलाई गई, मिथक फैलाया गया कि औरंगज़ेब जब तक 10,000 जनेऊ नहीं देख लेता था, यानी जब तक 10,000 ब्राह्मणों की मृत्यु हत्या नहीं करता था, तब तक वो खाना नहीं खाता। अब ये तो बहुत गैर गैर तार्किक बात लग रही है, इलॉजिकल बात लग रही है। 50 साल में कितने दिन होंगे? दिन में अगर वो 2 बार भी खाना होता खाता होगा, तो 10,000 ब्राह्मण सुबह शाम अगर मारे जाते होंगे, तो उन 50 साल के बाद भारत में कौन बचता है? ये एक दूसरी बात है। और जब राजा को राज्य करना होता है, तो वो अपनी प्रजा की भावनाओं को लेकर चलता है। तो ये जो धर्मांतरण का आरोप है कि धर्मांतरण, और शिवाजी महाराज का के पुत्र संभाजी महाराज का जो इतना गुणगान हो रहा है कि उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया, इसलिए वो कितने महान थे। तो आपको ये भी बता दूं कि जो उन पर मुसलमान बनने की बात रखी गई थी, वो उनका एक अपमान करने का तरीका था। इसमें औरंगजेब को वास्तव में उनका धर्मांतरण करना था, ये तो कोई जानता नहीं। पर हाँ, जीता हुआ राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए बहुत प्रकार की चीज़ों को लगाता है। तो ये फिल्म, जैसे हमने पहले कुछ फिल्में देखी जिन्होंने नफरत फैलाने में बहुत काम किया, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, और कई ऐसी फिल्में प्रोपेगेंडा फिल्म में आई जो असफल भी रही, जैसे 72 हुए, इमरजेंसी, और ऐसी बहुत सारी फिल्में असफल भी रही। तो ये एक फिल्म अपने इस प्रकार की भावनाओं को दिखाने के लिए बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोग इतने इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सच्ची कहानी है। तो एक बार सूरत गुजरात में एक जगह एक व्यक्ति हथियार लेकर गया और उसने पर्दे को फाड़ने की कोशिश की। पर्दा फटा भी सही। तो उस पर एक कार्टूनिस्ट ने अच्छा कार्टून बनाया, और उसमें अक्षय खन्ना बोलता है, अरे घर जा, फिल्म खत्म हो गई, मैं औरंगजेब नहीं अक्षय खन्ना हूँ। खैर ये भी बड़ा जबरदस्त कार्टून है। और दूसरी बात ये देखी जाए कि इतिहास के इन तथ्यों को हम कैसे लें। वही संभाजी महाराज हैं जो औरंगजेब से कभी कभी संधि भी करते हैं। वही संभाजी महाराज हैं जिनको जिनके खिलाफ औरंगजेब की लड़ाई भी होती है। वही संभाजी महाराज हैं जो पहले जब जसवंत सिंह राजा की कस्टडी में रहे, बंधक थे उनके, तब उन्हें धर्मांतरण की कोशिश नहीं की गई, पर आखिर में उनको धर्मांतरण की बात की गई। तो मुद्दा ये है कि ये भावनात्मक तरीके से इस प्रकार की क्रूरता को दिखाना, ये कोई इतिहास नहीं है। ये एक प्रकार से नफरत फैलाने का जरिया है, पैसा कमाने का जरिया है, जो आजकल बहुत फिल्मकार, उनको लगता है कि ये जितना हम नफरत बढ़ाएंगे, लोग ऐसी फिल्में देखते हैं, और अभी का जो पूरा वातावरण है उसमें ये फिल्में फिट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इतिहास को जरूर देखना चाहिए, पर हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ले आए वो ब्रिटिश थे। वो भी क्यों ले आए? क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ में थे। 1857 की जंग देखिए, बहादुर शाह जफर उसके सेनापति हैं, उनके साथ है तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर ही लड़े थे, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ शासन करना था। इसलिए उन दोनों के बीच में नफरत डालने के लिए इतिहास को धर्म के चश्मे से प्रस्तुत किया, और यही प्रक्रिया को बढ़ाकर सांप्रदायिक ताकतें देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग भावनाओं के बहाव में ना आकर चीज़ों को गहराई से देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि हर एक राजा की फौजें अत्याचार करती थी। संभाजी महाराज की फौजें भी अत्याचार करती थी। गोवा में उनके बहुत सारे प्रकरण हैं, और वैसे भी बहुत सारे। शिवाजी महाराज की महानता यही थी कि उन्होंने अपनी सेना को काफ़ी निर्देश दिए थे कि आम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादातर राजा तो ये करते नहीं है, और उनकी फौजें मज़े से जाकर दूसरी टेरिटरी में जाकर लूटपाट भी करती हैं, स्त्रियों के साथ जबरदस्ती भी करती हैं। और ये इसको किसी एक धर्म से, एक राजा से और एक व्यक्ति से जोड़ना पूरी तौर से गलत है। ये इतिहास का तरीका हमारे देश की एकता के लिए बहुत नुकसानदायक है, और हम लोगों ने इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना चाहिए
कि राजा आखिर में राज्य क्यों करते हैं, धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए। ये बात उन्हें स्पष्ट हो गई तो हिंदू राजा बनाम मुसलमान राजा के बजाय हम इसको सोचेंगे राजा बनाम राजा, सत्ता बनाम सत्ता। धर्म का इससे लेना देना नहीं है। धर्म के लिए जिन लोगों ने काम किया वो भक्ति संत थे, सूफी संत थे, जिन्होंने इंसानियत के मूल्यों को यहाँ बहुत गहराई से पहुंचाया और उसी मूल्यों की आज हमको जरूरत है। दोस्तों, इस फिल्म की सच्चाई हम सब लोगों ने जान जाना चाहिए वो किस प्रकार से काल्पनिक उपन्यास के आधार पर बना है। उपन्यास में कल्पना की कितनी छलांग है वो हम नहीं जानते, और जो ऐतिहासिक स्रोत है उनसे संभाजी महाराज और औरंगजेब के संबंध काफी क्लियर। थैंक यू वेरी